बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के साथ हम बहुत बिजी हो गए। गवर्नमेंट ने अलाउ किया ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर हम ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं। इनफैक्ट आज भी मेरी क्लासेस थी, अब मैं यहाँ पे आया रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको कंटिन्यू करें और ये चैप्टर जो है ये ख़त्म करेंगे पहले, ठीक है। तो आज से बेटा हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कुछ ही लेक्चर्स थे, कुछ ही टॉपिक्स अब रहते थे। और अगर आपको बेटा याद होगा प्रीवियस टॉपिक अगर आपने देखा होगा बेटा, हम पढ़ रहे थे LCR सर्किट। मैंने आपको LCR सर्किट कंप्लीट उसका एनालिसिस करके दिया, उसके बाद हम बेटा न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको और भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा ताकि और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए LCR सर्किट के रिलेटेड। और उसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है विल बी टेकिंग बेटा रेजोनेंस एंड देन पावर देखेंगे। कुछ ही टॉपिक्स है तो वो खत्म करेंगे कुछ दिनों के अंदर। तो फिलहाल बेटा आज जो है मैं आपको न्यूमेरिकल्स कंटिन्यूएशन में रखता हूं, ठीक है। पहले कुछ आसान कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का लेवल जो है वो इंक्रीज्ड होगा, देखेंगे। फिर हम पैरेलल सर्किट के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, सो वी विल सी, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैं आज यहां पे ले रहा हूं, ओके बेटा, क्वेश्चन जो है बेसिक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज दैट एन AC वोल्ट मीटर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। बेटा A और B के दरमियान हम एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो रीडिंग आता है वो 36 वोल्ट का आता है। इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, अगर बेटा A और C यानी इंडक्टर और रेजिस्टर को के अक्रॉस अगर हम ये रखते हैं तो 39 का वोल्ट आता है, रीडिंग आता है। एंड देन बेटा अगर हम B और D के दरमियान, ठीक है, B और D यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के दरमियान अगर हम रखते हैं तो यहां पे वोल्टेज जो है वो 25 वोल्ट की आती है। व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड D। तो आपको बताना है कि A और D के दरमियान जब हम कनेक्ट करेंगे यानी टोटल वोल्टेज इस सर्किट का कितना होगा, जब आपको ये इंडिविजुअल या दो दो का यहां पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आपको बेटा याद होगा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बेटा दो का कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज की फॉर्मूला जो है उसमें रूट वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहली बात ये हम देखेंगे कि हमें यहां पे क्या क्या दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये बोलता है कि इंडक्टर के अक्रॉस क्योंकि A और B की बात करें, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बेटा 36 के बराबर है, 36 के बराबर है। तो यहां पे बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 36 वोल्ट्स, ठीक है। इसके बाद ये बोलता है दैट इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, तो अगर बेटा A और C के दरमियान कनेक्ट करेंगे जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों आते हैं तो रीडिंग इसकी बेटा 39 वोल्ट की आती है। 39 वोल्ट याद रहे बेटा, इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर आता है तो इनके अक्रॉस की जो वोल्टेज है हमने पढ़ी थी, इनके अक्रॉस की जो वोल्टेज होगी बेटा दैट इज अंडर रूट ऑफ बेटा ER स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 39 वोल्ट। ये यहां पे एक कंडीशन दे रहा है। पहले इंडक्टर के अक्रॉस डायरेक्टली बोल रहा है वो 36 है, लेकिन इंडक्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है फॉर्मूला के मुताबिक उसको ऐसे लिखा जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 39। और उसके बाद बेटा एक और बात बताता है, द रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D इज 25। B एंड D, तो B और D अगर देखेंगे बीच में बेटा रेजिस्टर और कैपेसिटर आता है तो इनके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट के बराबर आता है। 25 वोल्ट के बराबर अगर ये आ गया दैट मींस बेटा अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर यानी रेजिस्टर यहां पे भी है एंड EC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वोल्ट। आपको बताना है टोटल वोल्टेज जो इसका होगा वो किसके बराबर होगा। बेटा याद रहे टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमें ER का वैल्यू, EL का वैल्यू और EC का वैल्यू पता होना चाहिए। फिलहाल हमें यहां पे खाली EL का वैल्यू पता है। इन इक्वेशंस को डेफिनेटली सॉल्व करके हम ER और EC निकालेंगे और उसके बाद यहां पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, इनको सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा बेटा, इट इज ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बेटा 39 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से यहां पे ER का स्क्वायर जो है
प्लस ई सी का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल बेटा 25 स्क्वायर। मैंने यहां पे स्क्वायरिंग की है दोनों के साथ। नाउ आई हैव थ्री इक्वेशंस, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यहां बेटा क्योंकि EL मुझे पता है तो मैं EL का वैल्यू यहां पे डाल के ER निकाल सकता हूं, फिर ER का वैल्यू यहां पे डाल के EC निकाल सकता हूं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे ताकि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, so call this 1, call this 2 and call this 3, ठीक है। so use 1 in 2, use 1 in 2, ठीक है। तो आपको मिलेगा बेटा ER का स्क्वायर, ER का स्क्वायर जो है प्लस EL का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बेटा 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर माइनस इसमें EL का स्क्वायर माइनस करना है दैट इज बेटा 36, 36 का यहां पे स्क्वायर आएगा। नाउ यू कैन सी दैट ER निकालने के लिए हमें यहां पे स्क्वायर्स आएंगे, लेकिन बेटा स्क्वायर्स में इन्वॉल्व होना दैट मींस टाइम यहां पे बहुत कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट मींस बेटा दिस विल बी इक्वल टू 39 और 36 ऐड करेंगे हो गया 60, 60 और 15 हो गया बेटा 75। सो इट इज 75 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे बेटा 3 आएगा, ठीक है। सो दिस इज 39 माइनस 6 दैट इज 3। सो 75 इंटू 3 अगर हम देखेंगे 75 into 3 is 225 बेटा, is 225 and 225 is a perfect square। इसका मतलब ये है कि ER का वैल्यू मैंने यहां पे निकाल दिया, it is equal to बेटा 15। that means ER का वैल्यू यहां पे निकल आ चुका है, it is 15, but still मुझे यहां पे EC की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस ER का वैल्यू EC के अंदर बेटा सबस्टिट्यूट करके यहां पे EC का वैल्यू निकालूंगा। so use in equation 3, use इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में मैं इस्तेमाल करूंगा, वहां पे बेटा आपका आएगा EC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 था वहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से। सो इट वाज बेटा 25, ठीक है। सो इट इज 25, इट वाज 25 स्क्वायर बेटा। सो इट इज 25 स्क्वायर माइनस ER का वैल्यू मैंने निकाला है। सो 25 स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ER दैट इज बेटा 15 का स्क्वायर। अगेन मैं यहां पे स्क्वायर्स में नहीं फंसूंगा, आई विल बी यूजिंग प्लस एंड माइनस। तो यहां पे आएगा बेटा 25 माइनस 15 या प्लस 15 एंड देन बेटा 25 माइनस यहां पे 15 आएगा एंड दैट मींस इट विल बी इक्वल बेटा ये बनेगा 40, ठीक है, ये बनेगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 15 यहां पे करेंगे तो ये 10 बनेगा दैट इज बेटा 400। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे EC का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, EC का वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू बेटा 20। तो हमने यहां पे EL, EC और इनका वैल्यू यहां पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे बोलता है पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज रहेगी बेटा, ठीक है। तो पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज रहेगी उसके लिए मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा। सो द कैलकुलेशन पार्ट विल बी लाइक दिस, टोटल वोल्टेज जो होगा दैट विल बी इक्वल बेटा अंडर रूट ऑफ, यहां पे आएगा बेटा ER का स्क्वायर जैसे आपको पता है, देन बेटा EL माइनस EC का यहां पे स्क्वायर आएगा एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहां पे ER जो है वो हमने निकाला था बेटा वो 15 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद यहां पे EL जो आया था दैट वाज बेटा 36, आई थिंक 36 और EC मैंने यहां पे 20 के बराबर निकाला हुआ है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट इट और आपका आंसर जो है वो बेटा आपके पास होगा। दिस इज बेटा 225 प्लस 36 में से 20 निकालेंगे दैट इज बेटा 16 का जो स्क्वायर आएगा, ठीक है। So this will be under root of 225 plus 256 बेटा, ठीक है। So this will be equal to बेटा under root of whatever 225 and 256 that is 400 का यहां पे बनेगा 481। Okay, so this is the answer. The total voltage will be अंडर रूट ऑफ 481 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ए और बी के दरमियान बेटा यहां पे 36 वोल्ट है, ए और सी के दरमियान जो है दैट इज 39 वोल्ट और बी और डी के दरमियान जो दैट इज 25 वोल्ट। हमें यहां पे निकालना था ए और डी के दरमियान कितना वोल्टेज आएगा। तो मैंने यहां पे कुछ इक्वेशंस को इस्तेमाल करके इस सवाल को यहां पे सॉल्व कर दिया बेटा, ठीक है, बहुत आसान था। यू कैन लुक अगेन टू दिस सॉल्यूशन।
सो दिस वाज द गिवन डेटा बेटा, इंडक्टर के अक्रॉस 36, रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस 39 टोटल, बट यहां पे अंडर रूट इन्वॉल्व करना होता है, फिर यहां पे रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसा, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने यहां पे टोटल का वोल्टेज निकाल दे बेटा. सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E is equal to E naught sin omega t sin 100t is connected across a circuit, the phase difference between EMF and current is observed to be pi by 4 बेटा. ठीक है, तो बेटा यहां पे फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 4 के बराबर है. दिस पार्ट इज गिवन. ठीक, वन मोर थिंग इज दैट अगर आप यहां पे देखेंगे कंपैरिजन में ओमेगा का वैल्यू भी हमें दिया गया, इट इज इक्वल टू बेटा 100. बाद में देखेंगे अभी क्या पूछ रहा है ये. फिलहाल ओमेगा यहां पे 100 के बराबर है, फेज डिफरेंस यहां पे बेटा पाई बाई 4 के बराबर है एज शोन इन फिगर. फिगर के ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, सो यू कैन सी बेटा अगर आप फिगर को देखेंगे, फिगर को अगर हम देखेंगे बेटा तो यहां पे आप देखिए करंट यहां पे लीड कर रही है, करंट ऑलरेडी यहां पे पहुंच चुकी है, जबकि ईएमएफ भी नेगेटिव वैल्यू पे ही है बेटा. ठीक है, दैट मींस यहां पे करंट लीड कर रही है. करंट लीड करने का मतलब यह है कि यहां पे कैपेसिटिव डोमिनेशन आएगी, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट्स में ही करंट जो है वो लीड करती है ईएमएफ को. ठीक है, तो यहां पे इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली ऑफ आरसी और आरएल, ठीक है, यानी अगर सर्किट आरसी का बना है या आरएल का बना है, लेकिन यहां पे तो एक बात क्लियर है, क्योंकि यहां पे करंट लीड कर रही है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी एन आरसी सर्किट. ठीक है, ये हमसे यही पूछ रहा है कि शायद ये आरसी है या आरएल सर्किट है. हमें क्या करना, हमें देखना है कि अगर ये आरसी है तो आर और सी का कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा इस सर्किट में. अगर ये आरएल सर्किट है तो आर और एल का कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है बेटा. ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे है, सिंपल सी बात यहां पे है, क्योंकि यहां पे करंट लीड कर रही है, तो करंट लीड करने का मतलब यहां पे डेफिनेटली कैपेसिटिव एलिमेंट है, यहां पे इंडक्टिव एलिमेंट नहीं हो सकता है बेटा. इंडक्टिव एलिमेंट में क्या होता है, वहां पे बेटा करंट लैग करती है, लेकिन कैपेसिटिव डोमिनेशन जब होती है तो करंट लीड करती है. सो दिस हैज टू बी एन आरसी सर्किट. तो हमारे जो ऑप्शन है वो पहले दो यहां पे देखने हैं, इनमें से कौन सा होगा, लेकिन कंडीशन और भी दी गई है कि यहां पे फेज डिफरेंस जो है बेटा पाई बाई 4 के बराबर है. सिंस आपने पहली बात यहां पे मान ली कि ये आरसी सर्किट, क्योंकि करंट यहां पे लीड कर रही है, तो क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये आरसी सर्किट है, तो अगर मैं आरसी सर्किट का फेज डिफरेंस देखूंगा तो फेज डिफरेंस के लिए बेटा tan phi की इक्वेशन हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू बेटा XC डिवाइडेड बाय बेटा R. ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R. ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे गिवन है फेज डिफरेंस पाई बाई 4 है, विच इंप्लाइज बेटा tan ऑफ पाई बाई 4, tan ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय बेटा R. नाउ tan पाई बाई 4 जो है tan 45 दैट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये है बेटा दैट 1 विल बी इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय R. दैट मींस बेटा R जो है दैट इज इक्वल टू XC. और अगर हम देखेंगे बेटा XC का जो वैल्यू होता है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं बोर्ड पे ही. ठीक है, तो R जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय XC जो होता है दैट इज इक्वल टू C इंटू ओमेगा. दैट मींस बेटा R इंटू C जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड ओमेगा यहां पे 100 दिया गया था, तो यहां पे इसका रेशियो जो है, चलो मैं लिखता हूं कोई बात नहीं है, इट्स 1 बाय 100. दैट मींस R C का जो प्रोडक्ट आएगा दैट हैज टू बी इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 2 बेटा. सो R C का प्रोडक्ट 10 रेज़ पावर माइनस 2 आएगा. सो आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस हम यहां पे चेक करेंगे कि किस पे R और C का प्रोडक्ट 10 रेज़ पावर माइनस 2 आता है. ठीक है, सो वी विल चेक द ऑप्शंस. नंबर 1 ऑप्शन जो है R 1 किलो ओम है और यहां पे 10 माइक्रोफैरड है. 10 माइक्रोफैरड मींस 10 रेज़ पावर माइनस 5, ये 10 रेज़ पावर 3 है, 2 का डिफरेंस आता है, 10 रेज़ पावर 2 का डिफरेंस आएगा. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट वी विल चेक दिस वन एज वेल. यहां पे बेटा 1 किलो ओम है, 1 माइक्रोफैरड है, यानी यहां पे 10 रेज़ पावर 3 आएगा, यहां पे 10 रेज़ पावर माइनस 6 आएगा. द डिफरेंस इज 10 रेज़ टू पावर 3 बेटा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन ही होगा, यही ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई करेगा कि R और C का प्रोडक्ट जो है वो बेटा 10 रेज़ पावर माइनस 2 के बराबर आता है. आई रिपीट, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई सर्किट है, पता नहीं वो RC सर्किट है या RL सर्किट है, लेकिन ग्राफ दिया गया था और ग्राफ देने के बाद बताया गया था कि फेज डिफरेंस पाई बाई 4 के बाद है. जब मैंने ग्राफ के ऊपर नजर दौड़ाई तो ग्राफ में यह पता चला कि करंट जो है वो लीड कर रही है और EMF जो है वो लैग कर रहा है. ऐसा काम कैपेसिटिव डोमिनेशन में होता है, क्योंकि इसने यहां पे 3 का ऑप्शन नहीं रखा है. इसने बोला या तो RC है या तो RL है, तो डेफिनेटली हमारा सर्किट जो है वो RC होगा, क्योंकि यहां पे करंट जो है वो लीड कर रही है. ठीक है, तो यहां पे आपको बताना था कि उस सर्किट में फिर कौन सी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, मैंने यहां पे दिखाया
कि tan ऑफ फाई जो है वो पाई बाई 4, इस तरीके से मैंने यहां पे डाल दिया, पता चला और इस सर्किट में XC के बराबर होना चाहिए। तो दैट मींस मैंने यहां पे सिंपल कैलकुलेशन की, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ था, तो पता चला बेटा R और C का यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो 10⁻² के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखा पहला ऑप्शन इसको पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। सो दिस वाज बेटा अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे, अभी मैं आपको बेटा जो प्रॉब्लम दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम जो है ये अब पैरेलल सर्किट्स, क्योंकि मैं आपको पैरेलल सर्किट्स दिखाऊंगा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द नॉलेज जो हमने यहां पे सीरीज सर्किट पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको सर्किट आते हैं आप अच्छी तरीके से पैरेलल और सीरीज के टाइम पे काम बेटा कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाऊंगा एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। एक बार किसी एग्जाम में शायद आईआईटी में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, बट डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा था, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने यहां पे ये सवाल दिखाया हुआ है। द क्वेश्चन इज इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द सोर्स इज, करंट थ्रू द सोर्स इज का मतलब ये है कि यहां पे बेटा सोर्स है, इस सोर्स से कितनी करंट, यानी मेन करंट आपको बतानी कितनी है। ऑल्दो एसी है, हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए लेट अस सपोज बेटा यहां से करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें ये आई का वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है, जब यहां पे करंट जाएगी, यहां पे पैरेलल सर्किट है तो करंट के बेटा दो रास्ते खुलेंगे, एक यहां पे बेटा आएगा I1 और यहां से बेटा एक और आएगा I2। तो हमें I1 और I2 को जमा करना है, लेकिन किस तरीके से जमा करना है वो मैटर करेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब हम एसी सर्किट्स के साथ डील करते हैं, चाहे आप वोल्टेजेस का सम करेंगे या आप करंट्स का सम करेंगे, ठीक है, आपको देखना पड़ता है कि आप कौन सा अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। क्या आप वहां पे सिंपली सम कर सकते हैं, ठीक है, या क्या वहां पे आपको एडिशनल कोई और चीज करनी पड़ सकती है, तो हमें ये देखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में विल सी, फिलहाल ये तो तय है दैट I1 और I2 मिलके ये I बनाती है, लेकिन ये I1 I2 किस तरीके से ऐड करनी है, क्या इनमें कोई फेज डिफरेंस होगा, क्या होगा, वो डिसाइड करना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे बेटा जो सोर्स है, सोर्स का वोल्टेज 20 वोल्ट है, अज्यूमिंग दैट ये RMS वैल्यू है, क्योंकि हम RMS वैल्यू ही डिस्कस करते हैं अनलेस एंड अनटिल ये बताया जाता है। और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा 100 हर्ट्ज की है, और यही सोर्स ऊपर भी दिया जाता है, नीचे भी दिया जाता है। दैट मींस ये ऊपर वाली विंग जो है दैट इज गिवन अंडर द वोल्टेज ऑफ 20, और नीचे वाली विंग पे भी 20 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी भी ये है। लेकिन अब ये I1 कितनी जाएगी, I2 कितनी जाएगी, वो डिसाइड करेगा ऊपर वाली विंग की कितनी इंपीडेंस है और नीचे वाली विंग की बेटा कितनी इंपीडेंस है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए पहले मैं ऊपर वाली विंग की इंपीडेंस फिर नीचे वाली विंग की इंपीडेंस निकालूंगा। अब इंपीडेंस में आपको पता है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपॉर्टेंट आएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बेटा इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है, तो हम पहले इनको निकालते हैं, फिर उसके बाद इंपीडेंस निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं निकालता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए कैपेसिटर का वैल्यू जो है 100 माइक्रोफैरड, और यहां पे ओमेगा जो है वो भी 100 के बराबर है। तो हम यहां पे देखते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी सर्किट की, ऊपर वाली विंग की, क्योंकि कैपेसिटर खाली ऊपर है। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय C इनटू ओमेगा, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ओमेगा के साथ जो कि बेटा 100 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे बेटा 10⁻⁻6 है, वो इन 4 जीरोस को तो खाएगा, तो और 10⁻⁻2 बनेगा, वो ऊपर चढ़ के बेटा 10⁻2 बनेगा, यानी 100 बनेगा। दैट मींस इस सर्किट के अपर विंग में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बेटा 100 ओम्स के बराबर आता है। ठीक है, अगर हम बेटा लोअर सर्किट की बात करते हैं, लोअर सर्किट यहां पे हमारा इंडक्टर है, हम इसकी भी रिएक्टेंस निकाल के रखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। तो 0.5 हेनरी इसका है और ओमेगा बेटा 100 है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ऑल्सो XL का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं बेटा, XL इज इक्वल टू L इंटू ओमेगा, L का वैल्यू बेटा 0.5 है, ओमेगा का वैल्यू बेटा 100 के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल बेटा 50 ओम। तो यहां पे मैंने इस XL का वैल्यू भी निकाला जो कि 50 ओम के बराबर आता है। तो XL और XC का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब अगर मैंने XL और XC का वैल्यू निकाल दिया, मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, ठीक है, मैं यहां पे I1 करंट निकालूंगा। नाउ I1 करंट विल बी इक्वल टू, हम इसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बेटा ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल में हम 20 वोल्ट ऊपर भी दे रहे हैं नीचे भी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ऊपर 20 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं और इसकी जो इंपीडेंस है मैं निकाल सकता हूं, तो मैं करंट I1 निकाल पाऊंगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं करंट I1 निकालूंगा, सो करंट I, देयरफॉर बेटा करंट I1
विल बी इक्वल टू बेटा टोटल वोल्टेज कितनी डाल रहे, चलो मैं लिखता हूं यहां पे E डिवाइडेड बाय बेटा इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इन द अपर विंग, एंड दैट मींस ऊपर हम बेटा 20 वोल्ट डाल रहे हैं, इनफैक्ट नीचे भी 20 ही वोल्ट है, लेकिन फिलहाल ऊपर 20 वोल्ट है। और यहां पे ऊपर वाले विंग की इंपीडेंस लिखनी है बेटा, ऊपर वाला विंग जो है उसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट से, एक रेजिस्टर है एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर का हमने देखा उसका 100 आता है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस भी यहां पे 100 ओम के बराबर है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा बेटा 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू बेटा 20 को हम यहां पे डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ, यहां पे 2 टाइम्स आएगा, सो इट इज √2 इंटू बेटा 100। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, √2 ऊपर, तो ये बनेगा √2/10, सो √2 डिवाइड बाई 10 एम्पियर। दिस विल बी द करंट फ्लोइंग इन द अपर विंग ऑफ द सर्किट बेटा, अपर विंग ऑफ द सर्किट। अब लेकिन हम एक और काम करके रखेंगे, वो ये है क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है बेटा, ठीक है, ये पैरेलल सर्किट है, यहां पे वोल्टेज तो दोनों में कॉमन है, खाली करंट यहां पे डिवाइड हो रही है। जब हम सीरीज सर्किट्स पढ़ रहे थे, सीरीज सर्किट में बेटा करंट कॉमन होती थी और वोल्टेजेस बेटा डिफरेंट आती है, लेकिन यहां पे बेटा करंट्स डिफरेंट आ रही है, वोल्टेज सेम है। तो अगर मैं यहां पे एक फेजर डायग्राम बनाना चाहूंगा, फेजर डायग्राम बनाना चाहूंगा, इस फेजर डायग्राम में मैं यहां पे कॉमन विंग पे वोल्टेज लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है वोल्टेज जो है वो यहां पे कॉमन है, दोनों के ऊपर सेम वोल्टेज है। लेकिन यहां पे जो करंट होगी, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट में करंट लीड करेगी, नीचे वाले करंट सर्किट में करंट जो है वो लैग करेगी। क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि ऊपर यहां पे कैपेसिटिव डोमिनेशन है, नीचे यहां पे इंडक्टिव डोमिनेशन है, तो यहां पे जो करंट आएगी वो इस अप्लाइड वोल्टेज से लीड करेगी, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है। लेकिन नीचे जो आप वोल्टेज, दोनों को आप सेम वोल्टेज डाल रहे हैं, तो नीचे जो यहां पे करंट आएगी बेटा, ठीक है, वो करंट जो वो लैग करेगी, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है। तो यहां पे अगर मैं दिखाता हूं ऊपर वाला सर्किट जो है, उसमें अगर हम देखेंगे बेटा करंट जो होगी वो लीड करेगी, लेकिन बेटा कितना लीड करेगी वोल्टेज से, इट्स I1, तो वो बेटा यहां पे निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए मैं यहां पे tan of phi निकालता हूं। ऑल्सो अपर सर्किट के लिए बेटा tan of phi विल बी इक्वल बेटा XC डिवाइड बाय R, क्योंकि अपर सर्किट कैपेसिटर रेजिस्टर का बना हुआ है, और क्योंकि ये दोनों 100 और 100 आते हैं, दैट मींस बेटा यहां पे ये 1 के बराबर आएगा, एंड दैट मींस phi का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल बेटा π/4, ठीक है। π/4 लिखिए या 45 डिग्री लिखिए, जैसे आपको समझ आता है, इट्स बेटा π/4। दैट मींस बेटा अपर सर्किट में जो करंट होगी वो लीड करेगी, और किस एंगल पे बेटा लीड करेगी? शाबाश, वो एंगल पे लीड करेगी π/4 पे, ठीक है, 45 डिग्री पे भी लीड करेगी। अब मैं एक काम करूंगा बेटा, आप मैं नीचे वाली सर्किट में जाता हूं, ठीक है। चलो उसके लिए मैं दूसरा ही बोर्ड यहां पे बनाता हूं। अब जो नीचे वाला बेटा सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट होगी दैट विल बी बेटा I2, एंड दैट इज इक्वल टू कितना वोल्टेज आप डाल रहे हैं और नीचे वाले सर्किट में कितनी इंपीडेंस है, ठीक है। वोल्टेज की बात करें वो तो वही है जो हम इससे पहले डाल रहे थे, लेकिन अगर हम इंपीडेंस की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, एक तो रेजिस्टर है और इंडक्टर है, इंडक्टर की रिएक्टेंस हमने निकाली दैट वाज 50, ठीक है, और रेजिस्टर जो है नीचे वाले सर्किट में दैट इज हैविंग ए वैल्यू ऑफ बेटा 50, ठीक है। तो यहां पे आपका फिर से 50 आएगा, 50 का स्क्वायर आएगा, और यहां पे अगर हम बेटा I2 निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा √2 इंटू बेटा 50, ठीक है। तो यहां पे 0 0 खत्म हो जाता है, एंड देन इट इज बेटा √2 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द अपर सर्किट बेटा, सॉरी लोअर सर्किट। सो I2 इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन अब यहां पे ये पता है कि जो ये करंट है ये यहां पे लैग करेगी, EMF आगे होगा लेकिन करंट पीछे होगी, लेकिन कितना होगा उसके लिए मैं यहां पे नीचे वाले सर्किट के लिए बेटा tan phi निकालता हूं, एंड दैट इज इक्वल बेटा XL डिवाइडेड बाय R, और यहां पे दोनों का वैल्यू 50/50 मींस 1, दैट मींस यहां पे phi का वैल्यू फिर से कितना आएगा? π/4 आएगा, या जिसको आप बेटा 45 डिग्री बोलेंगे। तो यहां पे करंट जो है वो लैग करेगी बाय एन एंगल ऑफ 45। तो अगर मैं बेटा इसी फेजर डायग्राम पे दिखाता हूं, यहां पे लोअर विंग में जो करंट होगी बेटा, ठीक है, लोअर विंग में जो करंट होगी, ठीक, so that current will be having a phase difference of beta π/4, but it will be lagging। लेकिन अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे आपकी एक करंट यहां पे है, दूसरी करंट यहां पे है, यहां से 45 डिग्री, ठीक है। तो दो करंट्स के बीच का अगर आप एंगल देखेंगे बेटा, दो करंट्स के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे दैट इज इक्वल बेटा π/2, यानी 90 का एंगल यहां पे बन रहा है। और इन दो करंट्स को बेटा हमें सम करना है, क्योंकि इन्हीं दो करंट्स का सम जो आएगा दैट विल बी इक्वल बेटा टोटल
टोटल करंट I, इन दो करंट्स का सम आएगा दैट इज इक्वल टू I। लेकिन ये जो I1 और I2 है इनके बीच में बेटा 90 डिग्री का फेज एंगल है। अगर हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, हम इनको नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते हैं, हमें इसको प्रॉपरली वेक्टर एडिशन करना होगा बेटा, क्योंकि इनके बीच में 90 का एंगल आता है। 90 का एंगल, जैसे मान लो दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ए का वैल्यू जो है वो हमने निकाला था, दूसरे का वैल्यू भी हमने निकाला हुआ था, तो ए का वैल्यू जो था दैट इज इक्वल टू √2/10 और दूसरे का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू √2/5। तो अगर हमें यहां पे टोटल करंट निकालनी होगी बेटा, देयरफॉर बेटा total current I will be equal to under root of 90 एंगल बीच में है, so it has to be equal to I1 का स्क्वायर बेटा I2 का स्क्वायर। मैंने इनको सिंपल सम नहीं किया जैसे डीसी सर्किट में करते हैं, क्योंकि सिंपल सम तब हो पाएगा जब ये दोनों फेज में होते, लेकिन ये दोनों फेज में नहीं है, इनके बीच में 90 का एंगल आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे बेटा अंडर रूट 2/10 का स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 2/5 का यहां पे स्क्वायर है। नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, यू कैन योरसेल्फ डू इट। इट विल बी लाइक दिस, यहां पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2/100 2/25 बेटा, ठीक है, दिस इज बेटा 100, ठीक, ये बनेगा यहां पे 2 प्लस यहां पे बनेगा 25, 100 4 2 हो गए 8 बेटा, सो दैट इज 10 under root of 10 by 100 and that means beta it is 1/10, so it is 1 by under root 10 ampere current is the total current in the circuit beta। I'll repeat beta, क्वेश्चन जो था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, हमारे पास पैरेलल सर्किट थे, ऊपर की विंग में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर था, नीचे वाली विंग में इंडक्टर और एक रेजिस्टर था, ठीक है। तो हमने यहां पे बेटा इनको एक कॉमन पोटेंशियल के साथ ज्वाइन किया विच वाज हैविंग 20 वोल्ट 100 रैड पर सेकेंड। आपको बताना है कि सोर्स से कितनी करंट यानी टोटल करंट कितनी जाएगी। तो मैंने यहां पे बेटा I1 का वैल्यू निकाला, I2 का वैल्यू निकाला, पहले इसकी रिएक्टेंस निकाली, इसका निकाला, तो रिएक्टेंस यानी टोटल जो यहां से लेकर यहां तक ऑपोजिशन आएगी, वो अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो I1 निकलता है, वही मैंने किया। यहां पे भी ऐसे ही मैंने काम किया, ठीक है। तो पहले मैंने यहां पे I1 निकाला, टोटल वोल्टेज कितना है, इंपीडेंस कितनी है, ठीक है, और मैंने यहां पे फेज भी निकाला और पता चला कि ऊपर वाली विंग में करंट जो है वो लीड करेगी बाय एंगल ऑफ π/4 एज कंपेयर टू E, और नीचे वाले सर्किट में यही देखा, वहां पे बेटा आपको जो करंट निकलती है आपको जो बेटा करंट निकल के आती है वो करंट बेटा ये है, ठीक है। तो ये करंट जो है ये यहां पे लैग करेगी और एंगल होगा 45, और ये मैंने यहां पे फेजर डायग्राम दिखाया। तो दोनों करंट्स के बीच में 90 का एंगल था, तो टोटल करंट जो यहां पे निकालनी पड़ेगी बेटा वो करंट इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। The next problem is the impedance of RC circuit is Z1। एक RC सर्किट है जिसकी impedance Z1 है for a frequency nu and Z2 for frequency nu। यानी जो RC सर्किट है बेटा, जो RC सर्किट है, ठीक है, उसमें जब फ्रीक्वेंसी न्यू रखी जाती है तो इंपीडेंस बेटा Z1 आती है, और जब उसमें फ्रीक्वेंसी को दुगना किया जाता है तो इंपीडेंस बेटा Z2 बन जाती है। हमें Z1 Z2 का रेशियो बताना है, इन ऑप्शंस में से कहां पे बेस्ट फिट होता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात RC सर्किट है बेटा, तो RC सर्किट के लिए अगर मैं इंपीडेंस देखूंगा, चलो Z1 लिखता हूं मैं, दैट इंपीडेंस इज अंडर रूट ऑफ RC है तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड दैट मीन्स बेटा, चले हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए मैं यहां पे स्क्वायरिंग करूंगा। सो Z1 का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस यहां पे XC है, सो XC के बदले लिखेंगे 1/C एंड देन ओमेगा जो है, चलो लिखते हैं पहले, कोई बात नहीं। एंड दैट मीन्स बेटा Z1 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/C स्क्वायर। अब ओमेगा के बदले आपको पता है दैट इज 2π न्यू, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, पाई का स्क्वायर बनेगा पाई स्क्वायर, एंड न्यू जो है इसमें दैट इज बेटा न्यू स्क्वायर, ठीक है। सो विच इंप्लाइज
Z1 का स्क्वायर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें दो को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के टाइम पे r दोनों में आएगा, तो वो कैंसिल होना चाहिए। मैं r स्क्वायर को पहले से ही कॉमन निकाल के रखूंगा, सो इट इज 1 प्लस 1 यहां पे आएगा, सो इट इज बेटा c स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एंड देन बेटा r स्क्वायर एज वेल, क्योंकि मैंने यहां पे कॉमन निकाला हुआ है। सो दिस इज बेटा Z1 स्क्वायर, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बेटा। now see, if we are going to have beta Z2 जो है that is the impedance when the frequency is 2 nu, also Z2 is equal to beta under root of r square plus, now xc will be some different value beta, it's xc dash का square, ठीक है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हैज चेंज्ड एंड देन बेटा इसका स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो Z2 का स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल बेटा r स्क्वायर प्लस यहां पे xc डैश का स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल 1 डिवाइड बाय c। चलिए c तो वही रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे ओमेगा था तो उसके पहले 2 पाई, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है बेटा दैट इज नाउ 2 न्यू बेटा, because frequency has been doubled, so frequency has been doubled. Let me do one thing, मैं यहां पे और बोर्ड ऐड करता हूं, फिर इनको थोड़ा आगे पीछे लेने में आसाइश होती है, ठीक है। सो दिस इज डबल, सो इफ आई गो ऑन, सो Z2 स्क्वायर विल बी इक्वल बेटा r स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे c स्क्वायर आएगा। पहली बात जो फ्रीक्वेंसी का न्यू है, जो बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी का 2 न्यू है तो उसका स्क्वायर यहां पे 4 आएगा, बाकी सब उतना ही आएगा जितना ऊपर भी आया था। सो विल बी हैविंग 1 एडिशनल 4 ड्यू टू दिस 2, अदरवाइज इक्वेशन जो है टर्म जो है वो बराबर आइडेंटिकल रहेगी बेटा, ठीक है। तो वो 2 मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा। सो दिस इज द 4 फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, बाकी सेम है, इट्स c स्क्वायर 2 का यहां पे 4 आएगा, फिर उसके बाद पाई स्क्वायर आएगा, उसके बाद बेटा न्यू आएगा, उसके बाद न्यू का स्क्वायर आएगा एंड देन r स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दिस इज द Z2 स्क्वायर। नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशंस अगर हम देखेंगे बेटा ध्यान से, the only difference between the two equations is that कि यहां पे 4 नहीं है लेकिन वहां पे बेटा 4 है, ठीक है। so what we can do, ये जो यहां पे लिखा हुआ है 1 divided by this, ठीक है, we can suitably replace it with certain number and then जो इसके बाद दूसरा वाला यहां का एक्सप्रेशन है we can replace this whole thing, लेकिन एक्सेप्ट यहां पे 4 डिनोमिनेटर में रहेगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक, I call this as equation 2, so I'll divide 1 and 2, divide 1 and 2, what you will obtain is Z1 square Z2 square. Now when you divide the two, r square will get cancelled with r square बेटा, r square cancel हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा 1 प्लस से लेट अस सपोज मैंने इस सारी टर्म को x नाम लिखा, ये सारा मैंने x लिखा हुआ है, इट्स c स्क्वायर, रिमेंबर दिस बेटा, c स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r स्क्वायर, सो वी विल कंसीडर दिस होल टर्म एज x, लेकिन इसके बाद जो ये वाली टर्म है इसमें c स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r स्क्वायर ये सारा मौजूद है, तो इसके बदले में यहां पे लिख सकता हूं 1 प्लस x मैंने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये 4 अभी भी नीचे रहेगा, सो दिस इज बेटा लाइक दिस। एंड देन बेटा, एंड देन इफ यू सी हमें Z1 by Z2 निकालना है, सो दैट मीन्स बेटा Z1 by Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x by 4। नाउ फ्रॉम द ऑप्शंस, इफ यू चेक द ऑप्शंस बेटा, हमें देखना है कि ये Z1 by Z2 कहां पे लाई करेगा, कैसा लाई करेगा, ठीक है। तो ये लाई करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, मैथमेटिकल यहां पे कैलकुलेशन लगेगा। नाउ सी दिस बेटा, दिस इज 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स इज दिस, नीचे है 1 प्लस एक्स बाई 4, तो सीधी बात है यहां पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर यहां पे छोटा है, सो दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 नंबर का रूट जो है वो भी बेटा ग्रेटर देन 1 आएगा, दैट मींस इट इज श्योर दैट इट विल बी ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप यहां पे ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा, 2 ये तो आएगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि ये यहां पे, हाँ ये भी आ सकता है क्योंकि ग्रेटर देन 1 आया, बिटवीन 1 by 2 एंड 1, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बोलता हमें आया कि वहाँ रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनको और थोड़ा सा हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली देखने के लिए तो ये रेशो जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन किस चीज से छोटा होगा, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे बेटा। सी, ये तो पता चला कि ये इससे बड़ा है, लेकिन ये किस चीज से छोटा होगा, क्योंकि इसने बोला है बिटवीन, वो चेक करने के लिए हम एक काम करेंगे बेटा। सी, हमें पता है कि 1 प्लस एक्स जो है, ठीक है, 1 प्लस एक्स जो है इट वॉज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स बाई 4, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसी वजह से मैंने 1 लिखा। लेकिन 1 प्लस एक्स जो है इसकी सिमेट्रिक टर्म बनाने के लिए, ताकि बराबर रेशो आ जाए, 1 प्लस एक्स जो इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 4 प्लस एक्स बेटा। 1 प्लस एक्स विल बी लेस देन 4 प्लस एक्स, सीधी बात है। x को 1 ऐड करेंगे, x को 4 ऐड करेंगे, यही यहां पे छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। बट दैट मींस 1 प्लस एक्स विल बी लेस देन 4, कॉमन निकाल के इट इज 1 प्लस एक्स बाई 4, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है, वी कैन डू इट लाइक दिस। सो दैट मींस बेटा यहां पे आपका 1 प्लस एक्स जो होगा उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 प्लस एक्स बाई 4 से, ठीक है, आंसर विल बेटा लेस देन 4। नाउ इफ द आंसर इज बेटा लेस देन 4, हमें खाली इतना ही नहीं, इसके साथ रूट भी है। सो इफ आई प्लेस रूट ऑन बोथ साइड्स बेटा, if I place a root on both sides, so under root 1 plus x divided by beta 1 plus x by 4, that is beta less than 2। so इतना पता चला कि ये 2 से तो कम ही होगा। that means हमारा जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया यहाँ पे z1 z2 का, ठीक है, this is less than, sorry, greater than 1 and this is also less than 2 beta। this is the proof of it। आप बोलेंगे कि क्या कोई और चीज नहीं कर सकते थे? और चीज भी कर सकते हैं लेस देन दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म खाली ऐसे ही निकल आएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज लेस देन 2, दैट मींस बेटा आपका जो ऑप्शन है z1 by z2, this is definitely going to be greater than 1 but less than 2 बेटा। so I think अगर हम देखेंगे, याद है मुझे पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, पहला ऑप्शन 1 और 2 के दरमियान इसका बेटा आंसर आएगा। so this is the answer। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर हम एक आरसी सर्किट ले रहे हैं और उस आरसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इंपीडेंस z1 है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को दुगनी की जाती है तो उसकी इंपीडेंस बेटा z2 बनती है। हमें z1 z2 का रेशो बताना था, तो z1 z2 का रेशो बताने के लिए मैंने सिंपल एक्सप्रेशंस लिखी और z1 z2 का रेशो निकाला। अब यहां पे जो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था मैंने इसको x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और उसके बाद रिप्लेस करने के बाद बेटा हमारे पास एक सिंपल सा रेशो बन गया z1 z2, और वो रेशो बन गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स बाई 4। तो ये रेशो जो था इट वाज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इट हैड टू बी ग्रेटर देन 1, बट साइमल्टेनियसली ये जो रेशो आएगा ये हमेशा 2 से भी नीचे आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेटा ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एलसीआर सर्किट के ऊपर और भी क्वेश्चंस दिखाए। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम बेटा रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस रेजोनेंस टॉपिक के ऊपर भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट रेजोनेंस मींस, तो उसके ऊपर बेटा सवाल भी करेंगे। सो दैट विल बी बेटा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।